हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया के बारे में अभी तक हमने 9 चैप्टर में पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी ने कैसे डेवलप किया, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, बहुत सारी हमने बातें करी। आज़ादी से पहले के समय से लेकर क्लास आज़ादी के बाद इवन 1991 तक की हमने बात करी। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये एक स्पेशल चैप्टर है जहां पे हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां बात करेंगे क्लास हम लोग अपने नेबर्स के बारे में। वैसे मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। स्कूल में किसी को भी समझ नहीं आता क्लास। 100 में से 99 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बात की गारंटी, मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस चैप्टर को आप मेरे से पढ़ने के बाद पार्ट 1 देख लो, बस पार्ट 1 देख लो क्लास। ये चैप्टर आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो एंड तक देखना क्लास, बहुत ही प्यारा समझाऊंगा क्लास, बहुत सारी नॉलेज दूंगा आपको जो शायद इस चैप्टर क्लास इतना बेहतरीन बना दे कि आप कोई भी चैप्टर भूल जाओ। कम से कम ये चैप्टर भूलोगे नहीं। साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी बड़े प्यार से आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो बस आप आराम से देखते जाओ क्या क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास इंडिया की पार्ट 1 के अंदर। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारा जो भारत है ना क्लास, इसके बहुत सारे पड़ोसी मुल्क हैं। अकेला चाइना और पाकिस्तान नहीं है, हमारे बहुत सारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे श्रीलंका हो क्लास, म्यांमार हो, मालदीव्स हो क्लास, इसके अलावा नेपाल है, बांग्लादेश है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है। ये सब क्लास हमारे पड़ोसी मुल्क है। लगभग 7 ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया से अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। लेकिन आज हम 7 कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्लास सिर्फ पाकिस्तान की और चाइना की। ये रही क्लास, ये रहा चाइना और ये है क्लास पाकिस्तान। पाकिस्तान क्लास 1947 में इंडिया से ही अलग हुआ है क्लास, अपना खुद का नेशन बनाया है मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, राइट। अब ये जो चाइना है, इसके बारे में क्लास आप जानते हो बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो हम यही इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो चाइना है और ये जो पाकिस्तान है, इनका डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कैसा रहा इंडिया के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों ने, सबने बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के बारे में। इनको आप शायद नहीं जानते होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में ये सेक्रेटरी थे, सिविल सर्वेंट थे, यानी क्लास इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत को जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, जिनको पटेल भी कहा जाता है, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया है। और क्लास इंडिया को यूनिफाई करने में, यूनाइटेड इंडिया में इन्हीं का हाथ है। जब हमें आजादी मिल रही थी ना क्लास, तब 3 ऑप्शन रखे गए लोगों के पास, आम जनता के पास, कि भाई या तो वो पाकिस्तान में चले जाएं, या तो वो इंडिया में चले जाएं, यानी इंडिया का पार्ट बन जाए, या जितने भी क्लास रियासतें थी, यानी कि जो राजा महाराजा लोग होते, जो राजतंत्र चल रहा था उस टाइम पे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनको ये ऑप्शन था कि वो अपना खुद का नेशन बना सकते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं क्लास। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो यकीन मानो क्लास, उस टाइम लगभग 565 रियासतें थी, और क्लास इन्होंने लगभग क्लास 530 के अराउंड रियासतों को जोड़ दिया और यूनिफाइड इंडिया बना दिया। नहीं तो आज क्लास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने में क्लास लगभग हमें 7-8, क्या पता 10-10 अलग अलग वीजा लेने पड़ते। इंडिया में क्लास अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं यूपी में हूं, मुझे बिहार तक जाना है, तो भी क्लास मुझे कई सारे वीजा लेने पड़ते, अलग अलग क्लास कंट्री से गुजरना पड़ता। लेकिन क्लास ऑल थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन कहा जाता है, इन्होंने, ये बैरिस्टर भी थे, ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने क्लास, उसके बाद ये पहले होम मिनिस्टर भी थे। तो इन्होंने क्लास अपनी पूरी, एक तो लॉयर थे, बैरिस्टर थे, इनको पूरी नॉलेज थी, और क्लास हर जगह क्लास आयरन मैन थे, स्ट्रांग थे। इन्होंने क्लास सारी रियासतों को जाके राजा महाराजा को समझाया प्यार से, भैया आप आ जाओ, हमारे साथ ही आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। बहुत सारे लोग प्यार से आ भी गए, जो प्यार से नहीं आए उनको क्लास इन्होंने अपनी भाषा में समझा दिया। और क्लास अगर मैं बात करूं, लगभग हैदराबाद है या जूनागढ़ है, या फिर क्लास अब जम्मू के मैटर में थोड़ा सा क्लास वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन क्लास इन्होंने मेजर रियासतों को जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्लास आज हमारा भारत एक यूनाइटेड इंडिया है क्लास, एक बहुत बड़ा भारत है। और क्लास जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, सब हमसे ही अलग होकर बने हुए। तो ये ऑल थैंक्स टू क्लास सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इनकी मतलब इन दोनों ने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से क्लास आज हम सब लोग एक हैं। ओके,
चलो, तो हमने यूनाइटेड इंडिया की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कि हमको क्यों जानना है पाकिस्तान के और चाइना के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को, राइट। कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इंपॉर्टेंट नॉलेज टू possess एज एन इंडियन सिटीजन। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया है। साथ के साथ मुल्कों की बात तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन क्लास इंडिया के साथ चाइना और पाकिस्तान को लेंगे। एज एन रैशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ योर कंट्री। अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए क्लास, एज वेल एज योर नेबर कंट्री। दस अंडरस्टैंडिंग इनेबल, ये सारी क्लास अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, साथ में क्लास आपके पड़ोसी मुल्क की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, किस किस तरीके से क्लास आज चाइना इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। Hence, it is important to study the comparative development of India and its neighbor. India, Pakistan, China are neighboring country. मैंने कहा था पाकिस्तान क्लास जल से भी और थल से भी, दोनों से क्लास बॉर्डर शेयर करता है। मैं बात करूं गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, यहां से क्लास पाकिस्तान आपको दिखाया था ना मैंने। यहाँ से देखो पाकिस्तान क्लास, यहाँ पे बॉर्डर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से क्लास देखो अपने बॉर्डर पाकिस्तान जो है वो शेयर करता है इंडिया के साथ। तो भैया हमें पता तो होना ही चाहिए क्लास, और पाकिस्तान के बारे में तो खासकर पता होना चाहिए। आए दिन सीज फायर, आए दिन क्लास लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्लास, कश्मीर का विवाद चलता रहता है, तो इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ऑल दीज कंट्री आर शेयरिंग बॉर्डर टू ईच अदर क्लास, ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से। ऑल दीज कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, चाइना बिगिंस टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। एक साथ चाइना आजाद हो गया लगभग 1949 में, 9 में क्लास, ठीक है, पब्लिक पीपल्स पार्टी रूल आ गई चाइना में। उसके बाद जो पाकिस्तान है वो तो क्लास 1947 में ही क्लास आजाद हुआ 14 अगस्त को। एडिशन इंडिया पाकिस्तान अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947, चाइना हो गया 1949 में। तो अगर हम बात करें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को ही क्यों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सबका डेवलपमेंट एक साथ शुरू हुआ था, सब लोग क्लास एक साथ चले थे। लेकिन चाइना क्लास आगे क्यों निकल गया, सब लोगों ने क्या ऐसा किया चाइनीज लोगों ने जिसकी वजह से वो आगे निकल गए, हम इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स व्हिच मीन स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। टू दिस इफेक्ट दे आल्सो फॉर्मिंग वेरियस रीजनल and global economic grouping such as class SAARC, European Union, ASEAN, group of 8 countries, group of 20 countries, BRICS nation etc. अब होता क्या है क्लास, कोल्ड वॉर का मतलब जहां पे दो कंट्री के बीच में वॉर चलने लग रहा है, लेकिन ये कोल्ड वॉर है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मिसाइलें नहीं दागी जाती क्लास, आराम से सब कुछ चल रहा होता है कंट्री। लेकिन क्या मन मुटाव रहता है, जैसे कई बार आपके दोस्त से मन मुटाव नहीं रहता कि ठीक है आप उसका बुरा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते, बस आप मन मुटाव है, हाँ जी बात नहीं करनी, ये इस रास्ते से अपने घर जा रहा है तो मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, ये उस सीट पे बैठा है तो मुझे उस सीट पे नहीं बैठना, खासकर लड़कियों में ऐसा नोकझोंक होता रहता है ना, ये एक कोल्ड वॉर है। जो अमेरिका है और सोवियत यूनियन जिसको आज हम लोग रशिया बोलते हैं, इन दोनों की लड़ाई आज से नहीं है क्लास, बहुत सालों से इनकी लड़ाई है, इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था क्लास। एक कोल्ड वॉर का पीरियड बहुत टाइम तक चला, जनरली क्लास 1947 से 1991 सबसे लंबा चलने वाला वॉर है ये, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई लेकिन अनबन, ये इस कंट्री से रिलेशन रखता है तो हमारा नहीं, ये इसका दोस्त है तो भी हमारा दुश्मन हो गया, या फिर यहाँ से हम सामान नहीं मंगाएंगे, इसको हम लोग सामान नहीं देंगे, इसके साथ हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका के बीच में, और अभी मैं सारी चीजें लिंक क्रिएट करूंगा, ओके। अमेरिका और क्लास सोवियत यूनियन यानी रशिया के बीच में। तो हुआ क्या, अमेरिका चाहता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनूं, पूरी सारे वर्ल्ड में सबसे अच्छी तगड़ी कंट्री हम बने। भाई रशिया भी यही चाहता था कि हम सबसे नंबर 1 पे हैं क्लास, मतलब सुपर पावर से बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो अमेरिका और इसका चलता ही रहता। अभी हाल फिलहाल में क्लास जो यूक्रेन है उस पे रशिया ने इन्वेड कर दिया, तो अमेरिका बीच में आ रहा था। किसकी वजह से? अमेरिका एक क्लास संगठन से जुड़ा हुआ है, एक ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं नाटो, NATO। अब अमेरिका नाटो से जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाए। तो जैसे ही वो सारे के सारे ग्रुप में आ जाएंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, और अगर हमारे ग्रुप में से किसी एक पे भी अटैक किया ना तो क्लास हम सब मानेंगे कि भाई हम सब पे अटैक हुआ है। तो ग्रुप बन जाता, स्कूल में नहीं बन जाता भाई ये गैंग है, ये ग्रुप है, ये वाले गैंग ईगल गैंग है, ये भाई ये 8 लड़के हैं, इनमें से किसी से भी कुछ कह दिया तो 8 होके 8 आ जाएंगे। इसी तरीके से हर कंट्री ने अपनी ग्रुपिंग बना रखी थी कि भैया हम कंट्री का ग्रुप है, अगर आपने हमसे कुछ कहा तो हम सबके सब जो है वो बीच में आ जाएंगे, हम सबके सब मिलकर लड़ाई करेंगे। तो अमेरिका ने अपने ग्रुपिंग बनाना चालू कर दिया, और बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग अलग अलग कंट्री ने भी बनाया, अमेरिका ने भी बनाया, सोवियत यूनियन ने भी बनाया, जिसमें से एक है क्लास
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, यूरोपियन यूनियन हो गया क्लास, एशियन हो गया, यानी कि क्लास एशियन ये जो एशिया की कंट्री है ना क्लास, उन सब ने मिलके क्लास एक पर्टिकुलर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उन लोगों का ग्रुप बन गया क्लास ये। इसके बाद ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, इंडिया जो है वो क्लास सार्क नेशन के अंदर भी आता है, ब्रिक्स के अंदर भी आता है, G20 के अंदर भी आता है। ब्रिक्स का मतलब ऐसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन सब कंट्री ने ग्रुपिंग बना ली कि हम सब लोग जो है एक साथ काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए एक साथ काम करेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा रशिया और इंडिया हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है, और क्यों अच्छा दोस्त रहा है मैं आगे और बात करूंगा। तो जो कोल्ड वॉर है क्लास 1947 से 1991 तक चला, जो कि एक जियो पॉलिटिकल टेंशन था, टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन किसमें, सोवियत यूनियन जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, और इसके सैटेलाइट स्टेट जो इसके फ्रेंड स्टेट है, और यूनाइटेड नेशंस और उनके फ्रेंड स्टेट्स, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। मैं बता दूं क्लास, वर्ल्ड वॉर आपने जरूर नाम सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1940 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर 1। इस वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 2 करोड़ लोगों की जो है वो जान चली गई। फिर उसके बाद मतलब 4 से 5 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए, मतलब कि कैजुअलिटी हुई, जिसमें 2 करोड़ लोगों की जान, 2 करोड़ लोग बहुत होते हैं बेटा। वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 1945, जिसमें लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। इस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्री ने हिस्सा लिया क्लास। वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ पे एंड हुआ क्लास, जहाँ पे जापान आखिर फाइनली सरेंडर कर देता है, जब यूएसए बम गिराता है क्लास, एटम बम। पहली बार जो है वो किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर एटम बम गिराया था, जापान के ऊपर। कोई रास्ता नहीं था अमेरिका के पास, अमेरिका ने क्लास हिरोशिमा पे 3 दिन बाद नागासाकी पे क्लास बम गिराया, एटम बम, जिसकी वजह से क्या हुआ डिजास्टर आप सबको पता है, आज भी उसके लोग असर झेलते हैं, राइट। तो जब सरेंडर कर दिया क्लास तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन इन दोनों वॉर में जितनी जाने नहीं गई, इससे भी ज्यादा जान गई ये क्लास एक पर्टिकुलर वॉर में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वह चाइना में एक पर्टिकुलर इवेंट में, जो मैं क्लास आगे जाके डिस्कस करूंगा। ये सब हो गई क्लास आपकी हिस्ट्री की बातें, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, आपके दिमाग में काफी सारी चीजें चली गई कि हाँ यार इस तरीके से चीजें हुई थी। अब हम बात करेंगे चाइना के बारे में। ये चाइना का क्लास मैप है। चाइना ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को क्लास जो आज़ादी मिली वो 1949 में मिली। चाइना में तब क्लास जो राज कर रहे थे क्लास 1949 में, माओ जेडोंग, ये नाम ध्यान रखना क्लास, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ की सरकार बोलते हैं इसको, माओ, माओ जेडोंग, ठीक है। चाइना जो है क्लास ईस्ट एशियन कंट्री है, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना की पॉपुलेशन क्लास 1.428 बिलियन है, यानी कि लगभग 143 करोड़ की पॉपुलेशन चाइना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और एरिया के मामले में क्लास ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। मैं बता दूं, पहला जो सबसे बड़ा है वो है क्लास रशिया, रशिया के बाद 2nd नंबर पे आता है कनाडा, 3rd नंबर पे आता है क्लास ये आपका चाइना, 4th नंबर पे जो है चाइना के बाद 4th नंबर पे आ जाता है अमेरिका, 5वें नंबर पे आई थिंक 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा भारत। तो भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना 3rd लार्जेस्ट कंट्री है और 1st मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई 1949 में 1 अक्टूबर को, इनकी ऑफिशियल भाषा जो है वो मैंड्रिन है। मोर देन 70% ऑफ द चाइनीज पीपल स्पीक्स मैंड्रिन, 70% से ज्यादा चाइनीज लोग जो है वो मैंड्रिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। माओ जेडोंग क्लास जब सत्ता में आए तो उनका एक काम था कि बस चाइना को डेवलपमेंट की तरफ लेके चलना, बिल्कुल पागल थे वो चाइना को डेवलप करने के लिए। चाइनीज इकोनॉमी की बात करें, चाइना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, चाइना वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट क्लास कंट्री है। जो अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर, ध्यान रखना, जितने भी क्रिटिकल सेक्टर है इकोनॉमी की, जितनी भी कंपनियां हैं, लैंड ओन है, ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल, वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि कंट्री की सारी रिसोर्सेस पे सरकार का हक है। कंट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी रिसोर्सेस है, जमीन है, आप फार्मिंग कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, वो सारी जमीन सरकार की है, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, गवर्नमेंट ओन कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, सरकार सारी प्रॉपर्टी को रख लेती है अपने पास, फिर अपने हिसाब से लोगों को देती है, ताकि लोगों के बीच में अमीर गरीब का फासला जो है वो कम हो जाए, ताकि लोग कोई भेदभाव ना कर सके, इक्वालिटी बनी रहे। दिस इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म, जिसमें क्लास माओ जेडोंग ओन कर रहे थे।
अब चाइनीज इकोनॉमी में 5 ऐसे पॉइंट है जो तुम्हें लर्न करना है पेपर में। 100% श्योर हूं मैं क्लास, इन 5 में से शुरू के 2 से 3 में क्वेश्चन पक्का आना है। तो वो 5 के 5 पॉइंट कौन क्या क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दिखाओगे। लेकिन आज पहला पॉइंट देखो, ये है क्लास माओ जेडोंग। ठीक है, ध्यान से देखो क्लास माओ जेडोंग को, कि इनके बारे में बहुत सी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। इन्होंने एक कैंपेन चलाया 1958 में, 49 में आने के बाद 1950, देखो इससे पहले बहुत सारे कैंपेन चलाए थे बताऊंगा, लेकिन 1958 में इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जीएलएफ कैंपेन, लंबी छलांग। लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग, एक ऐसी लंबी छलांग जिसमें क्लास या अमेरिका को, जिसमें ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ने की बात करते हैं अगले 5 साल में। माओ जेडोंग साहब कहते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर इतना, मतलब कि गट्स इतना स्ट्रांग कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्री को ये अगले 5 साल के अंदर पीछे छोड़ देंगे माओ जेडोंग साहब। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज अ 5 ईयर प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन। इन्होंने एग्रीकल्चर में कलेक्टिवाइजेशन लेके आए। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग खेतीबाड़ी नहीं करोगे आप, तुम सारे लोगों को उठाकर एक जगह पर रख दिया, बहुत सारी सब खेती दे दी, बोला सबके सब मिलके खेतीबाड़ी करो, अनाज उगाओ। इन्होंने लोगों को इतना इंड्यूस किया। देखो यार, बात है 1958 की, कितनी पुरानी बात है। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, लोग इतने समझदार नहीं। क्लास ये जितने भी लीडर आज तक बने, हिटलर से लेकर क्लास स्टर्लिंग से लेकर क्लास यहाँ तक, इन सब लोगों ने लोगों के दिमाग में राज किया, लोगों के दिमाग को पढ़ा और लोगों को अपनी बातों में, अपनी भाषा में इतना पागल बना दिया कि लोग इनके लिए मरने और मारने को रेडी थे। माओ जेडोंग उनमें से एक है क्लास, जिनकी वजह से 1-2 वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्लास 2 करोड़ और 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई। इनकी वजह से क्लास चाइना में 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई, लगभग 5 करोड़ लोग। लेकिन ये डेटा आज तक एग्जैक्टली किसी के पास नहीं, क्योंकि इतना पुराना टाइम है और क्लास चाइना में तो आप वैसे भी खुल के बात कर नहीं सकते, इनके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। तो 1958 में इन्होंने बोला कि अगले 5 साल में हम अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे, हम कलेक्टिवाइजेशन करेंगे, खेती बाड़ी इतनी करेंगे, इतना अनाज उगाएंगे कि अनाज बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, अनाज की हमारी कंट्री में कोई कमी नहीं होगी। लोगों से बोला गली गली अपने घर के बाहर आप स्टील के कारखाने लगाओ, स्टील उत्पादन करो। भट्टियों में जलाया जाता था क्लास, जला जला के स्टील बनाया जाता था, आयरन को और भी क्लास कुछ रहते थे कंपोनेंट स्टील बनाने के लिए, उनको जला के लोगों से बोला कि भाई स्टील के कारखाने लगाओ आप। लोगों के घर घर में लोगों को बिजनेसमैन बना दिए इन्होंने। द एम ऑफ दिस कैंपेन, इनका एम क्या था कि हमारी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है इसको मॉडर्न इकोनॉमी में लेके आएंगे, अनाज की कमी नहीं होगी हमारे पास, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर को भी स्ट्रांग करेंगे और इंडस्ट्री को भी स्ट्रांग करेंगे। 1958 में इन्होंने इंडस्ट्री बनाने का सपना देख लिया था कि अगले 5 साल में हम इस कैंपेन के थ्रू क्लास सबसे आगे निकल जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे आगे। लेकिन इनका ये जो सपना था वो फेल हो गया। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री। किसकी क्लास? स्टील की इंडस्ट्री अपने बैकयार्ड्स में, घर के बाहर बागीचे में, ठीक है, बागान में, बगल में, ठीक है, अपने जो घर के पीछे जगह होती है उनमें भैया आप जो है वो स्टील की कारखाना लगाओ। इन द रूरल एरिया कम्यून वर स्टार्टेड। कम्यून का मतलब क्या है? लोगों को जोड़ दिया, लोगों को जोड़ के एक साथ रख दिया, कलेक्टिवाइजेशन, कि भाई सब लोग मिलके एक साथ खेती बाड़ी करो। कुछ काम नहीं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई मतलब नहीं, सब खेती बाड़ी करो। लोग करते भी थे, क्यों? लोगों को इतना ज्यादा क्लास अपनी भाषण से इंड्यूस कर दिया इन्होंने। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड, सब लोग जो है मिलके खेती बाड़ी करते थे। आप ये पॉइंट्स अपनी बुक में लिख सकते हो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून, जितने भी जमीन थी ना खेतीबाड़ी होती थी उन सबको 26,000 कम्यून मतलब ग्रुप ऑफ लोगों ने संभाल लिया। लेकिन जीएलएफ कैंपेन में बहुत सारी समस्या थी। लगभग 30 से 55 मिलियन, डेटा किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, 3 से 5.5 करोड़, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुआ था, उतने लोगों की क्लास जान चली गई ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से, खाने की कमी से, एग्जीक्यूशन, ठीक है, टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, बर्बाद हो गए, खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं तुम्हारे सामने। अब किसी का बच्चा किसी के सामने मर जाए तो क्या फील होगी, वो खाना नहीं दे पा रहा उसको। इस सिचुएशन में चाइना ने, समझ लो कोई ऐसी चीज नहीं है, लोग इंसान को मार के खाने लगा था। कीड़े मकोड़े लेकर चाइना में जाओगे ना, 4 पैर की चीज, चेयर छोड़ के सब कुछ खाने को तैयार है। चाइना में कुछ भी खा लेंगे, कीड़ा मकोड़ा उठा, तल दिया, फ्राई करके आपको पकड़ा दिया, अभी हो गया प्लेट लाओ 50 रुपए, कुछ भी। आई एम नॉट जोकिंग क्लास, इट्स सीरियस। चाइना में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी। कुत्ता
कुत्ता भैंस सुअर कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ क्लास चाइना में खाने को तैयार है। उस टाइम पे क्लास ये 30 से 55 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। ये है क्लास कलेक्टिवाइजेशन, किस तरीके से लोग देखो मिलके खेती बाड़ी करते हैं। क्लास इनका मेन एम ही क्या है, बस खेती बाड़ी करना। अब सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर चाइना में ये जो 5 करोड़ लोगों की जान गई, ये गई क्यों, किसकी वजह से ये जान गई? तो इसकी वजह से क्लास, क्योंकि इन्होंने क्लास लगभग 5 साल पहले एक कैंपेन चलाया था जिसको बोलते हैं 4 पेस्ट कैंपेन। इन्होंने बोला ये 4 लोग हमारे दुश्मन है, खत्म कर दो, इनकी तादाद ही खत्म कर दो। एक है स्पैरो, बुरैया यानी चिड़िया, देखो ये रही चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया हमारे घर के बाहर आती है, हम लोग दाना पानी देते हैं इनको, इनको पानी देते हैं हम लोग गर्मी में। मच्छर, इसके अलावा क्लास मॉस्क्यूटो हो गया, ये जो फ्लाइज हो गया, इसके अलावा क्लास चूहे। ये चारों फसल को बर्बाद करते हैं, और जो कि सही है, ये लोग फसल को बर्बाद कर देते हैं, मतलब फसल में थोड़ा बहुत हिस्सा खा लेते हैं। इन चारों को खत्म कर दो, देश से इनका नामो निशान मिटा दो। आपको जान करना बड़ा दुख होगा कि छोटी छोटी चिड़ियाओं को मारने के लिए लोग गुलेल का इस्तेमाल करते थे। ये जो गुलेर होती है, इस गुलेर से चिड़ियाओं को मारते थे, ढोल लेके बजाते थे ताकि शोर से वो चिड़िया ज्यादा नहीं उड़ पाती ऊंची, ठीक है, चील की तरह थोड़ी जो उतना ऊंचा उड़ जाएंगी भाई, आसपास रहती हैं क्लास, इनको ढोल बजा के पीटा जाता है। इस तरह से देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे जाला लगा के इस तरह से मारा जाता था, माला बना के क्लास गली मोहल्ले में बच्चे देखो किस तरह से चिड़ियाओं की माला बना के घूम रहे हैं, राइट। इस तरीके से क्लास इन्होंने चिड़िया को मारना पूरे बुरी तरीके से चिड़िया को नामो निशान मिटा दिया। लगभग क्लास 90% चिड़िया खत्म हो चुकी थी क्लास चाइना के अंदर 1952 तक आते आते। एक चीज भूल गए माओ जेडोंग साहब, फूड चेन, जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि भैया हर जीव जंतु जो है हमारे लिए जरूरी है। जैसे ही इन्होंने चिड़ियाओं को मारना चालू किया तो हुआ क्या कि चिड़िया खत्म हो गई, और चिड़िया खाती थी क्लास किसको, ग्रास होपर को, जिसको बोलते हैं टिड्डी, ग्रास होपर। अब इन ग्रास होपर की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा, क्योंकि भाई इनको खाने वाले, देखो ये जो इंसान होता है ना जनरली वो बूढ़ा होने में मरता है जनरली, लेकिन क्लास इनका ऐसा नहीं है, इनको तो ये खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। अब इनकी तादाद आपने सेट खत्म कर दी, जब इनकी तादाद खत्म कर दी ये भी बेचारे भुखमरी से मरेंगे। और ये लोग इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन्होंने क्लास जो हरियाली खेत की थी उसे निपटाना चालू कर दिया। ये है क्लास टिड्डी। ये पूरा ग्रुप का ग्रुप आता था, जो फसल होती थी उसको एक ही बार में सफाचट करके चला जाता था। भाई एक चिड़िया कितने सारे इनको खाती कीड़े मकोड़ों को, जब इनकी तादाद इतनी बढ़ गई क्लास ये पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर देते थे। जिसके बाद जो हुआ क्लास, ये बिल्कुल रूह कांप देने वाला हुआ क्लास, यहाँ पे रोमटे खड़े हो जाते हैं, भले ही कोई भी कंट्री हो, है तो इंसान ही ना। इस तरीके से लोग भूखे बैठे बैठे मर जाते थे। आप हिस्ट्री देखना, आप वीडियोस देखना अलग अलग, आप पढ़ के देखना क्लास, यहाँ पे लोगों को खाने को ये हालत देख रहे हो क्लास, बहुत बुरी हालत है। लोग जो है देखो इंसानों के सामने उनके बच्चे मर जाते थे क्योंकि खाने को नहीं था, क्या खाएंगे, मट्टी लोग खाने लगे थे, इंसान इंसान को मारने लगा था। इस तरीके से इंसान पूरी तरीके से बिल्कुल बेबस, लाचार, मजबूर था। इतना बुरा हुआ क्लास। लेकिन चाइना में इसके बारे में बात कौन करेगा? चाइना में आप कुछ बात नहीं कर सकते। आपको पता है आज की टाइम पे 2020 की बात बता रहा हूँ क्लास, अली बाबा के फाउंडर जैक मा गायब हो गए थे। उन्होंने चाइनीज पॉलिसी, आज की बता रहा हूँ, 1947 छोड़ दो, 1952 छोड़ दो, आज की बात बता रहा हूँ क्लास, कि वो गायब हो गए थे, कहीं दिखे नहीं थे कि क्या हो गया। तो अगर सरकार के बारे में उल्टा बोलोगे, इंडिया नहीं है ये भारत में जो सीधे गाली दोगे सरकार को, सरकार लाइव है, नीचे कॉमेंट में लोग गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार को सीधे खुलेआम बोल रहे हैं। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे आवाज उठाई तो कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तुम्हारी छोड़ो, क्या तुम्हारा है भैया, जैक मा जैसे अमीर, वर्ल्ड के मतलब रिचेस्ट लोगों में उनका नाम आता है, उनको गायब कर दिया। फिर भी क्लास, ठीक है, क्लास यांग जिशैंग, इन्होंने क्लास एक बुक लिखी है टॉम स्टोन के नाम से, और जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लगभग 4 करोड़ लोगों की जो है वो जान चली गई ड्यू टू माओ क्लास जेडोंग इनकी पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन चाइना कभी भी क्लास इसको अपनी गलती नहीं बताता। चाइना में ये बुक बैन है, चाइना में आप ये बुक नहीं खरीद सकते, चाइना में आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये बुक भी नहीं मिलेगी आपको, बैन है। लेकिन क्लास क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है आजकल, हर चीज़ जो है वो पहले से बेटर हो गई है, तो ये बुक के बारे में क्लास इन्होंने बुक में सारी की सारी जो दर्द कथा है वो पूरा का पूरा इन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन कर रखा है। तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना का, राइट। इसके अलावा और भी क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन है, इसका डुअल पॉलिसी है, SEZ है, रिफॉर्म्स है, वो धीरे धीरे क्लास हम लोग अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास ये फर्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप अपने ओन लैंग्वेज बना के जितना चाहो भरपूर लिख सकते हो। आई नो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ज्ञान दे दिया आपको, जस्ट इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे
और आप चीज़ों को भूलो ना, और इस चैप्टर की शुरुआत में क्लास आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग सके। उम्मीद है क्लास मैंने जो बताया आपको बहुत अच्छा लगा हो, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैंने इको का अकाउंट्स का और बीएसटी का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है। इको क्लास हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इको की प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मिल जाएगी। इको की प्लेलिस्ट के अंदर क्लास मैक्रो से लेकर इंडियन तक सब कुछ चैप्टर वाइज, डेट वाइज सब कुछ दे रखा है। मैंने पूरी कोशिश करी है क्लास 12 के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, जीरो टू एंड सब कुछ डिटेल में सिलेबस खत्म कर सकूं। बस यार आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। वीडियो को शेयर करो हर एक बच्चे तक जो गरीब है, कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, जो क्लास खर्च नहीं कर सकता पैसे, अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल के टीचर्स धमकी देते हैं बोर्ड की, उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ ताकि वो पढ़ के आउट ऑफ 80 क्लास 80 स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।